अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमल नावेल बाय निमरा अहमद। कमरे अदालत में गैर मामूली सन्नाटा था। गर्मी अपने जोबन पे थी। ऊंची खिड़कियों से गर्म हवा के थपेड़े अंदर आ रहे थे। ऐसे में इस्तगासा और दिफा के बेंचेस पे तनाव सदा सी खामोशी थी। जज साहब कागज से पढ़कर अपना तवील फैसला सुना रहे थे और सब मतवजा होकर सुन रहे थे। ऐसे में सिर्फ दिफा की कुर्सियों पे बैठा वो सफेद कुर्ते और किसी भी पोनी वाला मर्द था जो हर एक से लापरवाह और बेनियाज, कभी एक्सरसाइज के अंदाज में गर्दन को दाएं और बाएं कंधे की तरफ झुकाता, कभी उंगलियां छटकाता, कभी कान के लिए मसल्ले लगता, कभी हल्की हल्की सी शेव से बाल नोचता। घर से बोर होता दिखाई दे रहा था, मुंह में कुछ चबा भी रहा था। उसके अपने वकील खिलजी साहब भी वक्फे वक्फे से उसको देखते थे। उनको अपनी तरफ निगाह फेरते देखकर वो हल्का सा मुस्कुराता और फिर चेहरा किसी और तरफ मोड़कर बिल्कुल सपाट से तासरात बना लेता। खिलजी साहब सर झटक कर रह जाते। फारस गाजी उनको उसी तरह कभी कभी आजिज कर देता था। अदालत ने सरकार बना फारस गाजी में तमाम गवाहों, पुलिस और मकतूल के अहलिकाना सबकी बयानात और दिगर शवाहिद का बगौर मुतालिया किया है। हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश को भी बहुत तवज्जो से देखा है। जज साहब की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। ऐसे में फारस खिलजी साहब की तरफ झुका और सरगोशी की। ये कितनी देर तक और बोलेगा? खिलजी साहब ने एक बरहम निगाह उस पे डाली। गाजी, थोड़ा सब्र करो। ये तुम्हारी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। 4 साल से तुम कैद में पड़े हो। आज तुम या तो रिहा हो जाओगे या फांसी चढ़ोगे, इसलिए फिलवक्त दुआ करो। अच्छा, उसने ताबदारी से सिर हिलाया। लेकिन यह अभी कितनी देर और बोलेगा? खिलजी साहब ने गहरी सांस ली। जितनी देर भी बोलेगा तुम्हें उसको सुनना होगा। फारस गहरी सांस लेकर पीछे हो गया। गवाहों के अपनी बयानात से फिर जाने और बहुत से गवाहान के पेश न होने के बाद अदालत के लिए फैसला करना आसान हो गया है। जज साहब की आवाज़ गूंज रही थी। वो ऐनक नाक पे धरे चेहरा झुकाए नुकात पढ़ पढ़ कर सुना रहे थे। नाकाफी गवाहियों और अदम सबूत के बाद फारस गाजी पे लगे इल्जामात में शक पैदा हो गया है। इस्तिगासा के सबूत गो के अपनी जगह ठोस है, लेकिन वो किसी भी सूरत रिजनेबल डाउट से मुसन्ना नहीं है। इसलिए अदालत हमेशा की तरह शक का फायदा मुलजिम फारस तहीर गाजी को ही देने जा रही है। फारस अब मुंह में मुसलसल कुछ चबाता खिड़की से छिन कर आती धूप को देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखें रोशनी की किरणों के पास जलते बुझते दियों जैसी लग रही थी। उस सिमन में फारस गाजी वल्द तहीर गाजी अपनी बीवी जरताशा गाजी और सौतेले भाई वारिस गाजी के कत्ल के केस में मुजरिम साबित नहीं होता। इसलिए मुअज़्ज़िज़ अदालत फारस गाजी के ऊपर लगे तमाम चार्जेस मुस्तरद करके पुलिस को उनकी बाहिज़्ज़त रिहाई का हुक्म जारी करती है। नेज़ इस केस और इन इल्ज़ामात से हमेशा के लिए मुलजिम को बरी करती है। खिलजी साहब और उनके साथी वकीला बेख्तियार खड़े हुए थे। वे एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इस्तिगासा के बेंच पे एक बेजारी सी थी। वो हैरान भी थे और बददिल भी। खामोशी मजरू हुई थी। जैसा फैसला सुनाकर उठ के जा रहे थे। आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ऐसे में खिलजी साहब ने एकदम उसे ढूंढना चाहा तो देखा वो चुपचाप कमरे अदालत से बाहर जा रहा था। वो उसके पीछे लपके। उनका चेहरा फर्द जज्बात से तमतमा रहा था। राहदारी में उन्होंने उसे जा लिया। उस सिपाहियों की मैयत में जा रहा था, मगर उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। गाजी मुबारक हो। वो उससे गले मिले, फिर अलग हुए। सादी ने बहुत मेहनत की तुम्हारी केस के लिए। तुम्हें बहुत मुबारक हुए, तुम रिहा हो गए हो। डबल जबरदस्ती के कानून के तहत अब कभी भी उन 2 कत्लों का मुकदमा तुम्हारे ऊपर नहीं चलाया जाएगा। अफसोस। फारस ने ओले से सर झटका। उसके चेहरे पे सादगी सी थी। सुबह 2 पुलिस वालों से झगड़ा हुआ मेरा। अभी उनको सबक सिखाना था, लेकिन अब रिहा हो गया हूँ। ये नहीं हो सकेगा। कुछ दिन मिल जाते तो उनकी तबीयत अच्छे से साफ करता। खिलजी साहब ने अफसोस से उसे देखा। तुम्हें जेल ने क्या बना दिया है फारस गाजी? सिवाय लड़ाई झगड़े के तुम हर चीज भूलते जा रहे हो। तुम्हारी जुबान पे C क्लास कहते वाली हो गई है। ले, C ब्लॉक में ही तो था। उसने इशारे उचकाए। खिलजी साहब ने बहुत से सख्त अल्फाज अंदर रोके। लेकिन अब तुम रिहा हो गए हो। अब तुमने अपनी जिंदगी में कोई जल्दबाजी और बेवकूफ़ी नहीं करनी। अब ये बदमाशों वाले काम छोड़ दो। शरीफ आदमी बनकर हो, जैसे सोसाइटी में रहा जाता है। तुम्हारे खानदान ने बहुत भाग दौड़ की है तुम्हारे लिए। अब उनको अपनी तरफ से परेशान न करना। अच्छा। वो लापरवाही से इधर उधर देख रहा था। चेहरा बेतासुर सा था। अब यहाँ से निकल कर कोशिश करना कि अच्छी जॉब ढूंढो।
अच्छी से लड़की से शादी करो और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। बाहर की दुनिया जेल जैसी नहीं है गासी, उसमें तुम बात बात पे लोगों की हड्डी पसली नहीं तोड़ सकते। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को संजीदा लेना होगा। फिर रुक कर उससे देखा। कुछ पूछोगे नहीं अपने केस के बारे में? फारिस ने संजीदगी से उन्हें देखा। फीस मिल गई आपको? अभी या नहीं? खिलजी साहब ने गोया बुरा मानकर उसका चेहरा देखा, जो बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी बात का कोई असर न हुआ है। उससे पहले कि कुछ कहते उन्होंने एकाएक कुछ महसूस किया, जैसे एक लम्हे के लिए कुछ बदला था। फारिस की निगाहों का रुख उनके कंधे के पीछे किसी को देख रहा था और उसकी आंखों की सारी कैफियत बदल गई थी। खिलजी साहब ने पलट कर देखा। राहदारी में बहुत से लोग चलते जा रहे थे। उनमें वो भी थी, घुंघरियाली बालों वाली प्रोसिक्यूटर, जिसकी नाक में हीरे की लवंग दमक रही थी। वो दो औरतों की हमरा चलती सिद्ध में देखती आगे जा रही थी। फारिस की करीब से गुजरी तो निगाह होती। उसकी आंखें भूरी थी। एक सानी को भूरी आंखें सुनहरी आंखों से मिली। फिर वो आगे बढ़ गई। फारिस गाजी का चेहरा उस एक पल में बिल्कुल बदल गया था, जैसे वो कोई और इंसान हो, लेकिन अगले ही पल वो वापस वैसा ही हो गया और सर झटक कर दूसरी सिमत में हो लिया। खिलजी साहब ने बहुत दफ़ा उन दोनों को राहदारियों और बरामदों में एक दूसरे के पास से गुजरते देखा था। हर दफ़ा एक लम्हा ज़रूर आता था। उसकी रिहाई की खबर हाशिम को जब मिली तो कॉरिडोर में खड़ा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने कमाल जब्त से अपने कड़वेवती तासुरात छुपा ली। वह भी इतना मसरूफ़ था कि एकदम रिएक्ट नहीं कर सकता था। अलबत्ता उसने खुद से अहद किया कि अगर उसमें शादी का हाथ है तो उसे हिसाब देना होगा, और तवज्जो समर की तरफ मबसूल कर दी, जो सामने से फाइल की सफ़े सरसरी अंदाज में पलटते तेज तेज उस तरफ आ रही थी। एक मामूर खातून और एक दुपट्टा ओढ़े नौजवान लड़की भी उसके हमरा थी। हाशिम कॉरिडोर के सिरे पे उससे मिला था। समर उसके सलाम का मुख्तसर जवाब देकर आगे उड़ी। वो बिना कुछ कहे साथ चलने लगा। एक क्रियो कट वाला नौजवान उसके बाएं जानिब था। कोर्ट रूम तक ये वाह खामोशी से कट जाती अगर हाशिम की किसी बात के जवाब में वो नौजवान बिगड़े तासरात से ए न कहता। उन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं रकम अदा कर रहा हूँ और न कोर्ट में मुझे इज्जत लूटने वाला साबित नहीं कर सकती। साथ ही दबे दबे गुस्से से उस लड़की को देखा। हाशिम ने नजरों से तंबिया की, मगर समर के कदम एकदम रुके थे। वो घूमकर उसके सामने आई और संजीदा मगर तीखी निगाह से उसको देखा। आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको सेटलमेंट दी है, वरना अगर हम ट्रायल पे जाते तो आपको मालूम है क्या होता। हाशिम ने आबरू उठाकर लड़के को खामोश रहने का इशारा किया, मगर वो जो पहले ही बहुत बुरे मूड में था, उखड़ा पड़ा से बोला, मैं बाइज्जत बरी हो जाता और मुझे ही पैसे न देने पड़ते और मेरी जॉब। मदी लड़की की माँ तलकी से कुछ बड़बड़ाई थी। हाशिम ने लड़के को हाथ उठाकर खामोश किया और समर को देखकर संजीदगी से बोला, मैडम प्रोसिक्यूटर, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल पे जाने के बाद क्या होगा। अल्फाज की संजीदगी के बावजूद हाशिम की मुस्कुराहट बरकरार थी। 12 साल, कम से कम भी 12 साल की इस अदालत में चलेगा और कुछ साबित नहीं होगा। सना ने फरीद को खुद वहाँ बुलाया था। मेरे पास उनके टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड है और इस बात से सना इनकार नहीं कर रही कि उनका छोटा मोटा सी मगर अफेयर था। तो न सिर्फ मैं अदालत में इस अफेयर के सबूत पेश करूंगा, बल्कि 10 ऐसे लोगों को भी लाऊंगा जिनको उस लड़की ने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा, और वो कुरान पे हाथ रख कर कहेंगे कि उनके साथ भी यही कर चुकी है। मैं उसको अदालत में पेशेवर औरत साबित करके दिखाऊंगा। उसका ख़ानदान और मोहल्ला उसको डिज़ोन कर देगा। कोई इससे शादी नहीं करेगा और 12 साल बाद आखिरी पेशी पे जब ये हार जाएगी तो उसके पास न शोहर होगा न बच्चे। इसलिए आपको वाकई हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको सेटलमेंट दिए। फरीद ने फ़क्रिया मुस्कुराकर हाशिम को देखा। सना की माँ ने लबों में कोई बदुआ बड़बड़ाई। सना के चेहरे का रंग बदल चुका था। समर हल्का सा मुस्कुराई और नफ़ी में सर हिला दिया। असल में होगा ये हाशिम के जब के इस ट्रायल पे जाएगा तो मैं उसे ट्रायल तक नहीं रखूँगी। पहले महीने में ही पूरी स्टोरी मीडिया पे लीक कर दूँगी। ये शाम के अखबार की सुर्खी जितना केस 9 बजे की खबरों में आएगा। 8 और 10 बजे वाले टॉक शोज़ उस पर बात करेंगे। सना को मॉर्निंग शोज़ पे बुलाया जाएगा, जहाँ ये मेल शाविस किस्म की ख़वातीन के साथ बैठकर जुल्म की पूरी दास्तान सुनाएगी। NGOs उसके लिए वॉक करेंगी। ये इंटरनेशनल सेमिनार पे मधु होगी। NTR में तिबका उसको फरीद की सना के साथ नहीं बल्कि एक जर्नल की बेटी की एक मजलूम लड़की के साथ ज्यादती बना देगा। और तुम्हारा फरीद की तरफ रुख करते उसने बात जारी रखी, सोशल सर्कल तुम्हें ऑड कर देगा।
तुम्हारा बॉस तुम्हारी रिपोर्ट पे मशकूक अल्फाज लिखेगा। कोई भी लड़की तुमसे शादी करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगी, क्योंकि कातिल को लोग कबूल कर लेते हैं, बदकार को नहीं। मैं सना को एक स्टार बना दूंगी और 12 साल बाद तुम केस जीत भी जाओ तो तुम बहुत कुछ हार चुके होगी। और वो हारे हुए रिश्ते तुम्हें ये तुम्हारा 50,000 के हेयर कट और 2.5 लाख के सूट पहने खड़ा वकील वापस नहीं ला कर देगा। सो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो प्रोसिक्यूटर के सामने अपने मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज को रोक लेती। मुस्कुराहट मासूम थी और एक कठेली नजर उन दोनों पे डालकर वो आगे बढ़ गई। फरीद का चेहरा अब सना से मुख्तलिफ न था। हाशिम पे अलबत्ता कोई असर न हुआ था। वो कंधे जरा से उचका कर उसके पीछे हो लिया। उसने पेपर मुकम्मल कर लिया था और अभी इम्तिहानी दौरानिया खत्म होने में 15 मिनट थे। तब तक मुम्तहन टीचर्स ने उसे वहीं बैठे रहने को कहा था। हनीन पर्चा उल्टा रखकर बैठी, लिख लिख कर दुखती उंगलियों पे जिन पे कहीं कहीं इंक लग गई थी को सहला रही थी। उसे पेपर करके पढ़ने की आदत नहीं थी और बाद में बाहर लड़कियों के ग्रुप में खड़े होकर एक एक जवाब मिलाने से तो वो भागती थी। आधे जवाब तो वहीं गलत निकल आते थे। बस 3 पर्चे मजीद और फिर भी खत्म, शुक्र। उसने खुद को तसल्ली दी, फिर इधर उधर देखा। लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थी। इम्तिहानी अमले की खवातीन कड़ी नजरों से देखती टहल रही थी। हनीन की नजरें रोशनदान तक गई। 3 3 3 1 टोटल वे 10। उसी तरह खिड़कियां, दरवाजे, सड़क किनारे, दरख्त गिना करती थी और वो भी 10-10 की ग्रुप बनाकर फिर से शुरू करती। सारे दरवाजे गिनकर उसने खुश्क स्याही वाला कलम निकाला और उसकी निब को कुर्सी के बाजू पर रगड़कर अनदेखे अल्फाज लिखने लगी। वो उम्मन फूल बनाती थी या तकुन और फिर अपना नाम लिखना शुरू हो जाती, हनीन यूसुफ। और लाशौरी तौर पर उसके बिना स्याही के कलम ने लिखना शुरू कर दिया, हाशिम कारदार, हाशिम हाशिम। वो एकदम चौंकी, फिर कदरे घबराहट से इधर उधर देखा। चेहरे का रंग थोड़ा सुर्ख हुआ। बेचैनी से माथे पे गिरे बाल ठीक किए। जो बात कभी किसी से न कही वो अचानक बाहर निकल आए। जैसे भरा हुआ गिलास छलक जाता है तो इंसान अपनी आदत से डरने लगता है। उसने कलम रख दिया, फिर आंखें बंद की। नजरों के सामने वो चंद लम्हात, चंद घड़ियां गुजरे जब उसने कभी हाशिम को देखा था या उससे मिली थी। खानदानी दावतें, त्योहार, उनके माँ के सौतेले भाई का फर्स्ट कजिन था। हर वक्त मुस्कुराता हुआ, बहुत शानदार और मुतासिर कुन, मगर एक दूर का रिश्तेदार। उसके करीब खड़े होकर उसको देखना ऐसे था जैसे बंदा आईफल टावर के नीचे हुजूम में खड़ा हो। मगर अब आईफल टावर तक गए भी कितना अरसा हो गया था। खानदान में दूर दूर तक कोई ऐसी तकरीब नहीं हुई थी जिसमें उसकी एक झलक भी नजर आ जाती। पता नहीं कब दोबारा वो उसे देखेगी। उसने बेदिली से सोचा और खुश कनिब से फिर से तखुनी बनाने लगी। फिर फूल, फिर हनीन और फिर से हाशिम। हाशिम ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर हैंडल पकड़कर धकेला। अंदर ऑफिस में पुरसुकून खामोशी थी। वो अपनी कुर्सी पे बैठी थर्मास से प्याले में चाय उंडेल रही थी। करीबी फाइल्स और मोटी सियाह जिल्द वाली किताबें खुली रखी थी। सबर ने बस एक नजर उसे देखा, फिर खामोशी से चीनीदान उठाया। मुझे फीकी चाय पसंद है, हाशिम ने मुस्कुराकर कहते मना किया। दरवाजा बंद करके अंदर आया, कुर्सी खींची, टांग पे टांग रखकर बैठा। कोट का बटन खोला और उसके आगे से प्याली उठाकर लबस से लगाई। समर ने अबरू उचकाकर चीनीदान वापस रख कर फाइल के सफ़े पलटने लगी। 2-3 घूंट भरकर हाशिम ने प्याली मेज पे रखी, फिर खुशगवार मुस्कुराहट से उसको देखकर बोला, हम अब ठीक हैं आपस में? आपको क्या लगता है? वो फाइल पे चेहरा जगाए संजीदगी से बोली, शायद नहीं, क्योंकि जिस तरह अभी बाहर आप मेरे हेयर कट और सूट को दरमियान में लाए। हाशिम ने जरा से शानी उचकाई। उसने मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप एक मुंतकिम मिजाज खातून हैं। उसने निगाहें उठाकर संजीदगी से हाशिम को देखा। अगर अगली दफ़ा आपने किसी को यूँ मेरे सामने हरासा करने की कोशिश की तो हम उसकी बात ठीक नहीं होंगी। इज इट क्लियर? क्रिस्टल? हाशिम ने प्याले से दोबारा घूंट भरते मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा। उसके घुंघरियाले बाल कुचर में आधे बंधे थे, नाक की लवंग चमक रही थी और सिकेड़ी हुई आंखों में ठंडी सी बेरहमी थी। मैं अपनी जॉब कर रहा था, फिर भी माफी मांगता हूँ। आपको मांगनी भी चाहिए। वो फिर से फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गई। चंद लम्हे के लिए हाशिम कुछ न बोला तो जमर ने सर उठाकर उससे देखा। मुझे यकीन है आप सिर्फ सॉरी करने नहीं आए, आपको कोई फेवर चाहिए। फाइल बंद करके वो पीछे होकर बैठी। कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाशिम ने मुस्कुराकर एक पेपर बैग सामने रखा। समर ने उसे खोला। अंदर से एक कार्ड निकला। क्या आप दोबारा शादी कर रहे हैं? उसी सर्द अंदाज में मुस्कुराकर समर ने कार्ड सामने किया। हल्का सा हंसा। मेरी बेटी सोनिया की 36 सालगिरह है और आप इनवाइटेड हैं। समर ने कार्ड देखा। मुस्ततील डिब्बे में रखा था, किसी शील्ड की तरह। सब सियादार, सामने सुनहरे रिबन से वो बिना ढक्कन का डब्बा बंद होता था। अंदर एक छोटा
RSVP कार्ड भी रखा था जिसकी एक सत्र में शिरकत करने की हामी और दूसरे में मुआसरत थी और दोनों के आगे खाली खाने बने थे। थैंक यू हाशिम, मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं करती, मगर इनविटेशन और फेवर में फ़र्क होता है। उसने कार्ड बेनियाजी से मेज़ पे डालकर उसी ठंडे पुरसुकून अंदाज में पूछा। हाशिम ने आबरू से पेपर बैग की तरफ इशारा किया। समर ने देखा उसमें एक और कार्ड भी था। उसने वो निकाला। उसमें दर्ज था शादी एंड फैमिली। हाशिम ने गौर से समर के बदलते तासुरात देखे। उसकी आंखों में तकलीफ उभरी, चेहरे पर मुस्तरफ सा एहसास नुमाया हुआ। फिर वही खामोशी छा गई। उसने बेतासर आंखों से हाशिम को सवाली अंदाज में देखा। आप इसे कुरियर कर दिए, हैंड डिलीवर? नो, मेरे कुरियर करने से आएगा न खुद बुलाने से, मगर आप कहेंगे तो आएगा। समर ने धीरे से शानी उचकाई। मैं उसे भिजवा दूंगी, कहलवा भी दूंगी, मगर वो अपनी मर्जी का मालिक है। आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। वो पहले जैसे अंदाज में बोल रही थी, मगर समंदर में पत्थर फेंकने के बाद के बनते दायरे अभी तक फैल रही थी। न मैं आज पैदा हुआ हूँ न आप। हम दोनों जानते हैं कि वो आपका कहा नहीं टालेगा। हाशिम जरा आगे हुआ। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। शादी को मेरी पार्टी में होना चाहिए, किसी भी तरह आप उसे वहां लाएंगी। समर ने जवाब नहीं दिया। वो बस कार्ड्स को देखती रही। हाशिम कब रखकर वापस पीछे हुआ। उसके चेहरे को मुस्कुरा कर पढ़ते हुए नरमी से पूछा, वो क्या कर रहा है आजकल? जॉब। वो किसी सोच में थी। हाशिम खामोश रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने फिर भी आखिरी घूंट अंदर उंडेला और जरा आवाज से प्याली रखी। समर ने नजरें उठाकर उससे देखकर हल्के से हंसबात में सर हिलाया। अब अभी तक यही, यानी आपको कोई और फेवर भी चाहिए? हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और बोलने के लिए लब खोले कि मेरा जवाब इनकार है। वो कुछ कहते कहते रुक गया। अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। दायरे अब फैल फैल कर मिट चुके थे और वो समझ चुकी थी। आपको सरकार बनाम अब्दुल गफूर हैदर में सेटलमेंट चाहिए, मगर नहीं, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने वाकई हैरत से आबरू उठाई। लेकिन एक एक्सीडेंट था, गलती ड्राइवर की नहीं थी, फिर भी वो दियत देने को तैयार है। वो एक 16 साल की लड़की थी जो उस एक्सीडेंट में मर गई है। हाशिम, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। अगर लड़की का खानदान दियत लेने पे राजी हो गया, तब प्रोसिक्यूटर का क्या ख्याल होगा? तब प्रोसिक्यूटर अपनी जेब से दियत जितनी रकम अदा करके मुतासिरा खानदान को मजबूर कर देगा कि वो ट्रायल पे जाए। ओह, अब खुद ये रकम अदा करेंगे उनको? उसने मसवी हैरत से अबरू उठाई। समर पहली दफा पूरे दिल से मुस्कुराई। मैंने कहा हम ट्रायल पे जा रहे हैं, मैं नहीं। सॉरी, मगर आपको शायद मालूम नहीं, केस में प्लेड नहीं कर रही। ये प्रोसिक्यूटर बसीरत का केस है। वे एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रह गए। थोड़ी सुकेट उसने वाकईतन अचंभे से समर को देखा और फिर समझते हुए सर हिलाया। 50,000 का हेयर कट और 2.5 लाख का सूट। अब वाकई मुंतकिम मिजाज खातून ने बजाय मुस्कुराते हुए कह रहा था, आपने जानबूझकर एक केस सुने दे दिया, क्योंकि जब उन्हें मालूम होगा कि डिफेंस में हाशिम का किरदार है तो कभी उसे सेटल नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। समर ने मुस्कुरा कर अबरू उचकाए। मैं माफ नहीं किया करती हाशिम, यू नो इट। क्या मैं अभी आपकी पार्टी में इनवाइटेड हूँ? बिल्कुल, और आप शादी को भी लाएंगी। हमारे साथी ताल्लुकात इस सब की वजह से मुतासर नहीं हो सकती। वो मुस्कुरा कर उठा, कोट का बटन बंद किया, बार बार बजता मोबाइल साइलेंट किया, फिर उसी रसान से बोला, मैं इस केस को सेटल करवा लूंगा। हाशिम सब संभाल लेता है, यू नो इट। बहुत जल्द इसके बसीरत साहब के पास आज के बाद बहुत वक्त होगा। उसने समंदर में दूसरा पत्थर फेंका। क्यों? आज क्या हुआ है? उसने दोबारा से फाइल्स खोल ली। उनके केस का फैसला जो आ गया है। किस केस का? वो अब एक सतर को अंडरलाइन कर रही थी। हाशिम ने जवाब नहीं दिया। समर ने दूसरी सतर अंडरलाइन की। फिर एकदम उसने चौंकर सिर उठाया। किस केस का? अब की सवाल की नोयत मुख्तलिफ थी। आंखों में बेपनाह शौक और इस्तराब था और चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था, जैसे सुनहरी सहरा में अचानक से बर्फबारी हो जाए। वो आपको नहीं मालूम था? मुझे भी अभी पता चला। हाशिम को जैसे बहुत अफसोस हुआ था। क्या फैसला आया? उसने अगली सांस में पूछा। वो जगह से भी नहीं उठी। गर्दन उठाकर हाशिम को देखती हुई बिल्कुल साकिन थी। नॉट गिल्टी, हर इल्जाम से बरी। हाशिम ने हमदर्दी से सर झटका। आई एम सॉरी। फिर दोबारा से बजती मोबाइल की तरफ मतवजा होता बाहर निकल गया। कॉरिडोर में आकर उसने तलख मुस्कुराहट के साथ उसके ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। मैं भी माफ नहीं करता, यू लिटिल बिच, और सर झटक कर आगे बढ़ गया। अंदर सिमर अभी तक उसी तरह बैठी थी। सहरा में बर्फबारी हुनूस जारी थी। यही जुनू का ही तो विदार का मौसम तोहफे से फेर में बदल गई, मगर उस जेल का आईनी गेट वैसा ही तप रहा था। बाहर निकलकर उसने सुनहरी आंखों की पतलियां सकेड़े इधर उधर किसी को तलाश किया और फिर वो उसे नजर आ गया।
वो गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा सादी उसे आता देखकर सादी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दोनों ने कदम कदम फासला अबूर किया और आमने सामने आए। फारिस अपने भांजे से 2 इंच लंबा था। उसने मुसाफा के लिए हाथ यूं बढ़ाया जैसे आर्म रेसलिंग के लिए पंजा बढ़ाते ही सादी ने जवाबी पंजा उसके हाथ से मिलाया। फतह का निशान। सादी मुस्कुरा रहा था। फारिस संजीदा था। कहाँ चले? कार में बैठकर पहला सवाल सादी ने पूछा। हमारे घर या कारदराज की तरफ? कब्रिस्तान। सादी ने हूँ कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फारिस ने एक नजर दोनों की सीटों के दरमियान गेयर के साथ खाने में रखे सादी के मोबाइल को देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं आऊं? कब्रिस्तान के सिरे पे गाड़ी रोककर सादी ने पूछा। मुझे तन्हाई की आदत है, वक्त लगेगा। ये वासिया न था कहकर वो निकल गया। सादी खामोशी से उसे जाते देखता रहा। उसने ये नहीं देखा कि उसका मोबाइल अब खाने में नहीं पड़ा था। कब्रिस्तान में उन 2 कब्रों पे फातिया पढ़कर उठ गया। फिर एक दरख्त की ओट में आया जहां से सादी उसे नहीं देख सकता था और उसकी मोबाइल पे नंबर डायल किया। हाँ, स्टेफनी गाजी बोल रहा हूँ। बात करते हुए आदतन कान कीलों को उंगलियों से मसल रहा था। हाँ, मैं बाहर आ गया हूँ। बात सुनो ध्यान से, मुझे कुछ चीजें चाहिए। कल शाम तक तैयार हूँ। मेरी गन, मेरा चाकू, एक ब्लू पासपोर्ट, 2 मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड, मेरी तस्वीर और मेरे नाम के हों मगर गवर्नमेंट इशूड, और उसके अलावा वो जदीद इसलिए के चंद नाम गुनवाता गया। फिर रुक कर जैसे उकताहट से उसकी बात सुनी। जो कहा है वो करके दो, ज्यादा सवाल मत करो। कॉल बंद करके रिकॉर्ड बनाया और एक आखिरी नजर उन 2 कब्रों पे डाली। जरताशा, फारिस गाजी, वारिश गाजी। चंद लम्हे वहां खड़ा रहा, फिर उन दोनों से कुछ भी कहे बगैर वापस आ गया। कार में सादी इधर उधर हाथ मारता कुछ तलाश कर रहा था। क्या हुआ? पता नहीं, मोबाइल किधर रख दिया? ये तुम्हारी सीट के पीछे गिरा है। सादी ने झांक कर देखा। उसका मोबाइल पिछली नशिस्त के नीचे गिरा था, जैसे अगले खाने से स्लिप होकर पीछे गिर गया। सादी ने शुक्र करते फोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई कि जज ने मुझे रिहा कर दिया? फारिस खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। सादी ने शाने उचकाए। आपने वो कत्ल नहीं किए, मैं जानता हूँ। क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया तो यही समझती है। और वो जज, वो इतनी आसानी से कैसे माना? मुझे हैरत है। कहते हुए मुड़कर गौर से सादी का चेहरा देखा। अगर तुम्हारा उसमें कोई हाथ है सादी तो कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मेरा हाथ कैसे हो सकता है? मेरी बात जज सुने और मानेगा भी क्यों? उसने लापरवाही से फिर शाने उचकाई और ड्राइव करता रहा। फारिस ने इस बात में सर हिलाया। मगर तुमने मेरी बात की तरदीद नहीं की, ठीक है? और खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखने लगा। सादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। तुम बोलोगे या मैं किसी दूसरे तरीके से तुम्हें बुलवाऊं? अब के फारिस ने जरा धीमे लहजे में सख्त बात की तो सादी ने बेचारे से मुड़ काटा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ है कुदरत ने किया है। अच्छा, और तुम्हारी कुदरत ने क्या किया है? वही जो हमेशा से होता है, हामान को फिरौन के खिलाफ खड़ा करना। क्या? फारिस ने आबरू तान कर उकता हुए अंदाज में पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। मेरे पसंदीदा किस्सों में से एक है फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। वजह फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ने की जहमत की हो जो कि जेल में आपने नहीं की होगी, दूसरों की हड्डियां और दांत तोड़ने से फुर्सत जो नहीं मिलती होगी, तो आपको मालूम होता कि हामान फिरौन का एक वजीर था, बहुत दाना, बहुत जोरावर। फिरौन का दाना हाथ, उसका हर हुक्म बजा लाने वाला। ये सारे फिरौन अपने हमानों के मोहताज होते हैं। अगर हम हमान को अपनी मुट्ठी में कर लें तो बहुत से काम निकल आते। मैंने भी बस यही किया था। वो मबम सी बात करके फिर से खामोश हो गया। फारिस सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी सुनहरी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां रखन थे। दिल को लहू करे के गिरेबां रफू करे। उस बुलंद वाला इमारत के टॉप फ्लोर का वो कुशादा और पुरतईश अंदाज में आरास्ता ऑफिस मुकम्मल रोशन था। पावर सीट पे जवाहरात टेक लगाए बैठी थी और नरम सी मुस्कुराहट के साथ सामने कुर्सी पर बैठे हाशिम को देख रही थी, जिस सर झुकाए मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। पीछे नौशर व मुस्तरब झंझलाया हुआ सर टहल रहा था, किसी पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं और वापस दाएं। मुझे वजह चाहिए हाशिम, जवाहरात ने मुस्कुराते उसे मुखातिब किया। तुम इतने बेखबर कैसे हो सकते हो कि उसकी रिया होने से पहले तुम्हें मालूम भी न हो सके? मैं इराजे के मुकदमात में मसरूफ था और ये सब अचानक हुआ है। हाशिम ने फोन रखकर कंधे जरा झटक कर कहा। जस्टिस सिकंदर के तासरात मैंने देखे थे, वो जहन बना कर आया था। यकीनन उसे उस काम के लिए पहले से राजी कर लिया गया था। उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि उस बासर जज को खरीद सके। जजेस सिर्फ खरीदे नहीं जाते, उनको मजबूर करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। नौशेरवा घूम कर हाशिम के सामने आया। और अगर किसी ने उस जज को ब्लैकमेल किया है भाई, तो वो उस शादी के अलावा कोई नहीं हो सकता। प्लीज शेरो,
क्या हम शादी से हटकर कोई बात कर सकते हैं? मुस्कुराती हुई जवाहरात के आंखों में सख्त तंबिया उभरी। उसने वहां 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की और अब चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं। हस्बे आदत नौशहरवा भड़क उठा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मगर वो हाशिम की बात नहीं सुन रहा था। वो मुझे जता रहा था कि वो मेरे चालान के मुतालिक जानता है जो इंग्लैंड में हुआ था। वो खुद को समझता क्या है मम्मी? मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे पार्टी में इनवाइट नहीं कर रहे। मैं उसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कार्ड दे चुका हूँ, सॉरी। हाशिम ने दोनों हाथ उठाकर कहा। शेरू, शादी मसला नहीं हो, पार्टी में आएगा तो मैं उससे देख लूंगी। अपने बेटे की बेइज्जती का बदला कैसे लेना है मुझे मालूम है। कहते हुए आगे होकर नरमी से उसने शेरू का हाथ दबाया। जरा ढीला पड़ा। मसला फारिस है, मैं उसे अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बताओ हाशिम, तुम इस मामले को हल करने के लिए क्या कर रहे हो? हाशिम अब कागज पे कुछ लिख रहा था। यकीनन वो भी डिस्टर्ब था मगर कंपोस्ट नजर आ रहा था। मैंने उसे एक दफा अंदर करवाया था, दूसरी दफा भी करवा सकता हूँ। वो एक दफा बाहर आ सकता है तो दूसरी दफा भी आ जाएगा। सो बेहतर है कि तुम उसके साथ अच्छा खेलो। वो नहीं जानता है कि कत्ल किसने किए थे और उसके नजदीक हम उसकी वाहिद फैमिली है। जवाहिरात मुतमईन नहीं थी। वो हमें कभी भी पसंद नहीं करता था। नौशेरवा उकता कर कहता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसलिए बेहतर है कि वो हमसे दुश्मनी न रखे, क्योंकि बाहर आने के बाद वो सबसे पहले जानने की कोशिश करेगा कि वो सब किसने करवाया था। हाशिम संभालेगा, आपकी फिक्र करती है? हाशिम बहुत एतमाद और इत्मीनान से पीछे होकर बैठते हुए बोला, मैंने तब भी जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया। अब भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना जुर्म नहीं होता। अगर मैं वारिस काजी को रास्ते से न हटाता तो वो हमारे खिलाफ केसेस खोलकर हमें तबाह कर सकता था। और वो जरताशा, मैं उसको न मरवाता तो उस कत्ल को कभी ऑनर क्लिंग की शक्ल नहीं दे सकता। मुझे उसके लिए अफसोस है, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जब कत्ल होता है तो किसी को तो जेल जाना पड़ता है। मुझे फारस से हमदर्दी है। उसके 4 साल जाया हुए, मगर वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अगर वो अंदर न जाता तो कातिल को ढूंढने की कोशिश करता। अपने खानदान को महफूज रखने के लिए मैंने उसे बीसी रखा तो क्या गलत किया? वो जिंदा सलामत है, उसका तो कुछ भी नहीं गया। अपनों को तो सब खोते हैं। हमने भी डैड को खोया था, बेशक नेचुरल डेथ से ही सही, मगर हमारी जिंदगी में भी दुख हैं, परेशानियां हैं। मुझे अफसोस है उन सब के लिए, मगर समर को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उसे गवाही के लिए जिंदा छोड़ दिया। वो ठीक है, जिंदगी गुजार रही है, परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना आप जिंदगी। हाशिम ने बात करते हुए जरा से शानी उचकाई। बहुत से लोगों की जिंदगी अगर 2-4 की कुर्बानी से बच जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैं फारस को संभालूंगा, उसे आने दे। मम्मी वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, एक जज्बाती गुस्से में पागल हो जाने वाला आदमी है। न उसमें अक्ल है न उसमें कोई दूर अंदेशे। जेल में रहकर वो कितना बदला होगा, वैसा ही बददिमाग होगा। ऐसे दुश्मन को तो इंसान थका थका के ही मार देता है। फिर सीधा होकर बैठते बोला, अब हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं शेरू। और नए शेरवा ने जैसे कड़ी गोली निकली, वो बेदिली से कुर्सी खींच कर बैठा। और मेरे प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले भी कौन है भाई? सदी और उसकी बॉस। हाशिम भी इख्तियार हंसिया। यार ये तुम्हारा और सदी का किसी लड़की पे झगड़ा तो नहीं है? जवाहिरात ने मुस्कुराकर सर झटकर बगैर शेरू की तासुरात देखे जो मजीद खफा लगने लगा था। शेरी सोनिया को कब घर लाएगी? जवाहिरात ने उसी को देखते हाशिम को मुखातिब किया। शेरू एकदम कोई फाइल उठाकर देखने लगा। अलबत्ता उसकी गर्दन में उभर कर डूबती गिरती वासिया महसूस हुई थी। इस वक्त उसका क्या जिक्र? हाशिम ने नाक से मक्खी उड़ाई और काम की तरफ मुतवज्जह हो गया। जो रंजिशें थी, जो दिल में गुबार था, न गया। उस दरमियाने दर्जे के बंगले के लॉन्च की बड़ी सी खिड़की धूप में चमक रही थी। शीशा आईना बना लॉन का अक्स दिखा रहा था। खिड़की से चेहरा लगा के देखो तो अंदर वो थकी थकी सी चीसे उठाए दाखिल होती दिखाई दे रही थी। दरमियान से मांग निकाल कर घुंघरियाले बाल कुचर में हाथ बांधे और झूलती लटकान के पीछे उड़सती किचन के दरवाजे तक गई। सदाकत, खाना तैयार है? जी बाजी, बस रोटी डाल रहा हूँ। फिर खाने के बाद सदी की तरफ जाना एक काम है। लॉन्च में व्हील चेयर पे किताब पढ़ते बड़े अब्बा ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। वो अब वापस आ रही थी। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? उन्होंने मामूल का सवाल किया। बस रोजमर्रा के काम थे। वो सोफे पे बैठकर जूतों का स्ट्रिप खोलते बोली, समात कैसी रही? हाशिम कारदार का क्लाइंट था, कैसी हो सकती थी? अब्बा की किताब पे झुके चेहरे पे नागवारी उभरी।
हर क्रिप्ट और गुनहगार आदमी उसका क्लाइंट क्यों होता है? वो एक अच्छा डिफेंस लॉयर है अब्बा, उसे गुनाहों की जस्टिफिकेशन देना आती है। वो कुछ उतार कर बाल जोड़े में बांधने लगी। मुझे वो सख्त नापसंद है, इंतहाई झूठा और मक्कार आदमी है। सो तो है, समर ने तायद की। बड़े अब्बा ने किताब पढ़े करके उसका चेहरा देखा। शादी से क्या काम है? हाशिम ने अपनी बेटी की सालगिरह का कार्ड दिया था, शादी के लिए वही देना है। वो सरसरी सा बताकर रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगी। तो तुम दे आओ, उन्होंने एकदम इतनी उम्मीद और इतनी मन्नत से कहा कि समर ने बेख्तियार उनको देखा। मैं न भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे नाराज नहीं हूं अब्बा। तो फिर चली जाओ, उसकी सालगिरह पर ही विश कर देना। समर ने उनकी आंखों को देखा। वो उदास नजर आ रही थी, उसके दिल को कुछ हुआ। वो छोटा है, तुम तो बड़ी हो, अगर उससे कोई गलती हुई है तो माफ कर दो। वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे साथ नहीं था, वाकई उसकी खता थी। मैं कब का माफ कर चुकी, मैं उसके खिलाफ बुरा नहीं सोच सकती। वो मेरा बेटा है अब्बा। तो कार्ड तुम खुद दे आओ, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, कौन कब चला जाए और दूसरे को था जिंदगी पछतावा ही रहे। वो बिना कुछ कहे उठ गई। अब्बा दुख से उसे जाता देखते रहे। उन्होंने फिर किताब नहीं उठाई। वो कमरे में जाते सदाकत को आवाज देती गई, मेरी रोटी मत बनाना। और वो मजीद दुखी हो गई। अब उसका मूड बिगड़ चुका था। वो खाना खाए बगैर कमरे में बंद हो जाएगी। 10-15 मिनट बाद वो कपड़े बदलकर फ्रेश होकर कमरे से निकली तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। खाना नहीं खाना? क्या आपको पता मुझे खाना भी नहीं पूछेगा? आम से अंदाज में संजीदगी से कहकर उसने मेज से कार्ड उठाए और पर्स कंधे पर डाला। अब्बा जहाँ थे वहीं रह गए। आंखों में तखीर बेयकीनी उभर कर मासूम हुई और उसकी जगह खुशगवार तजब्जब नहीं ले ली, जैसे कोई ख्वाब में आंख खुलने के डर से सही से कुछ भी न हो पाए। एकदम उनका चेहरा बचा। क्या तुम्हें पता चल चुका है कि फारस रिया हो चुका है? और जैसे ठंडी सांस लेकर दरवाजे से पलटी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं शादी से पूछने जा रहा हूँ कि फारस कैसे रहा हो, तो ऐसा नहीं है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि अगर मुझे उससे कुछ भी पूछना हो तो मैं 4 मिनट की कॉल करके बगैर तमीद के भी पूछ सकती हूँ। अभी मुझसे हाशिम ने एक फेवर मांगा है और मुझसे वही देने जा रही हूँ। उसी संजीदगी से कहकर वो बाहर निकल गई। अब्बा के चेहरे पे खुशगवार हैरत उभर आई। सदाकत भी भागकर चौखट में आ खड़ा हुआ था और अब उन्हें हैरान मगर मुसरत तासुरात के साथ उनको देख रहा था।